अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जेटी एकेडमी के अंदर आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है। मेरे प्यारे बच्चों, आप बाज़ाब्ता तौर पर चैप्टर नंबर 21 तक पढ़ चुके हैं। आज जो मैं आप तमाम बच्चों को पढ़ाने वाला हूं वो चैप्टर नंबर जो है आपका 29। कौन सा चैप्टर आज पढ़ाएंगे? चैप्टर नंबर 29 यानी चैप्टर नंबर 29 को आज मुकम्मल करेंगे और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप तमाम बच्चों से मैं ये गुजारिश करता हूं कि आप तमाम बच्चे जो है जेटी एकेडमी पर तो पढ़ाई मुफ्त में कर रहे हैं, लेकिन आप तमाम बच्चों से एक शिकायत यह है कि आप तमाम बच्चे जेटी एकेडमी को बहुत कम लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, बहुत कम करते हैं और शायर भी बहुत कम करते हैं। मैं आप तमाम बच्चों से यही गुजारिश करूंगा कि जेटी एकेडमी जो आपका प्लेटफॉर्म है जिस पर आप मुफ्त में पढ़ाई हासिल कर रहे हैं, आप तमाम बच्चे इस जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा आप तमाम बच्चे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही में शायर भी करें। अगर ये प्लेटफॉर्म मजबूत होता है तो आप तमाम बच्चे का पढ़ाई और भी अच्छे तरीके से होगा और भी एकदम बेहतरीन तरीके से आप तमाम बच्चों का पढ़ाई जो है वो होगा। इसलिए आप तमाम बच्चों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि इस जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बात समझ में ना आए, अगर कोई आप तमाम बच्चों को कोई डाउट हो किसी भी चीज में, किसी भी टीचर में, तो आप कमेंट कर बिला झिझक आप मालूम कर सकते हैं और बिला झिझक पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें समझ में नहीं आया तो और आसान अंदाज में अब तमाम बच्चों को बताया जाएगा और बताए जाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आज मैंने बताया कि आपको हम चैप्टर नंबर जो है 29 मुकम्मल करेंगे और वो चैप्टर नंबर 29 जो है फसानाए अजाइब है, यानी फसानाए अजाइब अजीबो गरीब चैप्टर है। जब इस चैप्टर को सुनेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब यार आपको खुद ब खुद मालूम चल जाएगा, खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इस दुनिया के अंदर कैसे कैसे इंसान हैं और कैसे कैसे इंसान रहते हैं जिन्होंने अपने पूरे सल्तनत को छोड़ दिया, उसके चक्कर में उसकी बीबी बच्चे हर एक चीज हलाक को बर्बाद हो गए। इसलिए आप तमाम बच्चों से मैं ये गुजारिश करता हूं कि इस चैप्टर जो है आपका फसानाए अजाइब चैप्टर नंबर 29 बहुत ही अहम और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इसको अच्छी तरीके से पढ़ना और ज़हन नशी करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं अब असल चैप्टर की तरफ। ठीक है, आपका जो असल चैप्टर है मैंने बताया आप तमाम बच्चों को चैप्टर नंबर 29 यानी चैप्टर नंबर आपका जो है 29 यानी चैप्टर नंबर 29। चैप्टर नंबर 29 आपका क्या है? फसानाए अजाइब। फसानाए अजाइब यानी अजीबो गरीब किस्म का इसके अंदर दास्तान, अजीबो गरीब किस्म के दास्तान को इस चैप्टर के अंदर बयान किया गया है और इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। तो चैप्टर नंबर 29 है फसानाए अजाइब और ये जो है दास्तान है। मैंने बता दिया था कि दास्तान किसे कहते हैं, लंबी चौड़ी कहानी को दास्तान कहते हैं। मैं शुरू में आप तमाम बच्चों को इसके मुतालिक बहुत ही तफसील से बता चुके हैं। चैप्टर नंबर 29 फसानाए अजाइब ये एक दास्तान है और इसके जो राइटर और मुसन्निफ या लेखक कह लीजिए, इनके जो राइटर और मुसन्निफ है मिर्जा रजब अली बेग सरवर है। कौन है इनके राइटर मुसन्निफ? इनके जो मुसन्निफ है मिर्जा रजब अली बेग सरवर। आप तमाम बच्चे कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर के राइटर और मुसन्निफ यानी उसके लेखक जिन्होंने उस चैप्टर को लिखा है उसको अच्छे तरीके से ज़हन नशी करना है, क्योंकि यह सवाल अक्सर आपसे पूछेंगे कि फसानाए अजाइब के राइटर मुसन्निफ कौन है। तो इनके राइटर और मुसन्निफ जो है मिर्जा रजब अली बेग सरवर है। ठीक है, इतना समझ गए। आइए अब उनके बारे में डिटेल्स जो दिए आपके बुक के अंदर उसको मालूम कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे फसानाए अजाइब जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 29, इस चैप्टर के अंदर किस दास्तान को बयान किया गया है, कौन सा दास्तान को जिक्र किया गया है। ठीक है, तो आइए देखिए मिर्जा रजब अली बेग सरवर की जो पैदाइश है, इनकी पैदाइश है 1785 या 86 में पैदा हुए थे।
कब पैदा हुए थे? 1785 या 1786 में मिर्जा रजब अली बेग सरवर की पैदाइश हुई थी। और कहां हुई थी इनकी पैदाइश? तो इनकी पैदाइश जो है लखनऊ में हुई थी। ठीक है, अगर पूरे देखें मिर्जा रजब अली बेग सरवर की पैदाइश कब और कहां हुई, तो 1785 से 86 में लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, समझ गए इतना? आगे आइए, अब देखिए इनके वालिद मोहतरम का क्या नाम है। इनके वालिद का नाम है मिर्जा असगर अली बेग। क्या है इनके वालिद का नाम? इनके वालिद का नाम है मिर्जा असगर अली बेग है। ठीक, समझ गए इतना? अब देखिए इनकी इब्तिदाई तालीम कहां हुई थी, यानी इन्होंने अपनी शुरुआत की तालीम कहां से हासिल की थी, इन्होंने अपनी शुरुआत की तालीम कहां किया था? तो इनकी इब्तिदाई तालीम घर पर ही हुई थी, यानी इनकी जो शुरुआत की तालीम थी, इब्तिदा की तालीम थी, उन्होंने घर पर ही हासिल किया था। ठीक है, समझ गए इतना? आगे देखिए, अब इनकी तालीम कहां तक हुई ये मालूम नहीं है, यानी मिर्जा रजब अली बेग सरवर ने कहां तक तालीम हासिल की, कहां तक इन्होंने अपनी पढ़ाई की, इसके बारे में आपके बुक के अंदर दिए हुए हैं कि ये मालूम नहीं है। लेकिन ये मिर्जा रजब अली बेग सरवर जो है अरबी, फारसी और उर्दू को जानने वाले थे, यानी मिर्जा रजब अली बेग सरवर अरबी, फारसी और उर्दू के अच्छे जानकार थे। आपसे इम्तिहान में पूछेंगे कि मिर्जा रजब अली बेग सरवर किस चीज को अच्छे तरीके से जानते थे, तो अरबी, फारसी और उर्दू के ये जानकार थे, उर्दू के अच्छे जानकार थे, यानी 3 चीजों को ये जानते थे। ठीक है, अब देखिए इनके उस्ताद, इन्होंने अपना उस्ताद किसको तस्लीम किया? उन्होंने मिर्जा सोज के शागिर्द आगा नवाजिश को अपना उस्ताद तस्लीम किया, यानी उन्होंने अपना उस्ताद इसे माना। किसको उस्ताद माना? इनके उस्ताद कौन थे? उनके उस्ताद थे आगा नवाजिश। ये कौन थे? ये मीर सोज के शागिर्द आगा नवाजिश को इन्होंने अपना उस्ताद तस्लीम किया, यानी उन्होंने उसको अपना उस्ताद माना। ठीक है, समझ गए इतना? आगे देखिए, वो लखनऊ से कानपुर आ गए थे, यानी वो लखनऊ में पैदा हुए, फिर लखनऊ से ये कानपुर आ गए, फिर कानपुर से ये दोबारा लखनऊ आ गए थे। ठीक है, कहां से कहां? ये लखनऊ में थे, पहले लखनऊ से कानपुर आ गए, फिर कानपुर से ये लखनऊ आ गए और मोहम्मद अली शाह के दौरे हुकूमत में मुलाजमत मिली थी। यानी आपसे पूछेंगे कि मिर्जा रजब अली बेग सरवर को मुलाजमत किसके दौरे हुकूमत में मिली थी, तो मोहम्मद अली शाह के दौरे हुकूमत में इनको मुलाजमत मिली थी। ठीक है, समझ गए इतना? आगे देखिए, जब मोहम्मद अली शाह के दौरे हुकूमत में मुलाजमत मिली, जब इनका दौर खत्म हुआ, इनके बेटे का दौर शुरू हुआ। बेटे के जमाना में तकरीबन 1842 से 47 में मुलाजमत इनकी खत्म हो गई थी, यानी वालिद के जमाना में इनको मुलाजमत मिली थी और 1842 से 47 में जो इनको मुलाजिम मिला था, मुलाजमत लगी थी, वो उनके बेटे के जमाना में इसको खत्म कर दिया गया, यानी ये खत्म हो गया था। आगे देखिए, अहदे वाजिद अली शाह, क्या है? अहदे वाजिद अली शाह में 50 रुपया महाना पर इनका तकर्रुर हुआ था। फिर उसके बाद अहदे अली शाह का जब जमाना आया तो 50 रुपया महाना पर इनका तकर्रुर हुआ, यानी इनको 50 रुपया महाना जो है दिया जाता था। फिर उसके बाद 1847 के बगावत के बाद महाराजा बनारस ने इन्हें 100 रुपये महीने पर मुलाजिम रखा। फिर इनके कितने रुपये पर मुलाजिम रखा? फिर इनको जब 1847 के बगावत के बाद महाराजा बनारस ने मिर्जा रजब अली बेग सरवर को 100 रुपये महीने पर इनको अपना मुलाजिम रखा था वो। ठीक है, समझ गए इतना? आगे देखिए, फिर वो 1959 में रामनगर चले गए थे। कहां चले गए थे? 1959 में। फिर वो 1959 में रामनगर चले गए, जहां 10 साल रहे। यानी आपसे पूछेंगे कि मिर्जा रजब अली बेग सरवर 1959 में कहां चले गए थे, तो रामनगर चले गए थे और वहां कितने दिन रहे, तो वहां वो 10 साल तक रहे थे, यानी 10 साल तक उन्होंने वहां कयाम किया था। ठीक है, अब देखिए इनकी तसनीफ, इनकी जो शोहरत वही तसनीफ इनकी को है। इनकी तसनीफ है फसाना-ए अजाइब, जो 1925 में कानपुर में लिखी गई थी।
यानी आपसे पूछे जाएंगे इम्तिहान में कि मिर्जा रजब अली बेग सरवर का जो फसाना अजाइब है, जो आपका चैप्टर नंबर 29 भी है, फसाना अजाइब कब और कहां लिखा गया था? तो फसाना अजाइब जो है 1925 में कानपुर में ये लिखी गई थी। अच्छे तरीके से इसको ज़हन नशी कीजिएगा। वीवीआई क्वेश्चन इसको आप मान लीजिए या इसको आप वीवीआई क्वेश्चन तकसीम कर लीजिए, ठीक है। कब? फसाना अजाइब 1925 में कानपुर में ये लिखी गई थी, ठीक है। आगे देखिए अब इनकी किताबें कौन कौन सी किताबें हैं। सरवरे सुल्तानी, शगुफाए मोहब्बत, गुलजारे सरवर, फसाना इबरत, शरारे इश्क वगैरह, ये सब इनकी मिर्जा रजब अली बेग सरवर की किताबें हैं। कौन कौन किताबें हैं? सरवर सुल्तानी, शगुफा मोहब्बत, गुलजारे सरवर, फसाना इबरत, शरारे इश्क, ये सब जो है मिर्जा रजब अली बेग सरवर की किताबें हैं। अब देखिए इनका इंतकाल कब हुआ और इन्हें दफन कहां किया गया था। तो इनका जो इंतकाल है 1869 में हुआ था। कब हुआ था इनका इंतकाल? इनका इंतकाल जो है 1869 में हुआ था। फिर यानी कहां हुआ था? लखनऊ में हुआ था। 1869 में इनका इंतकाल हुआ और फिर उसको पंचपट्टी के कब्रिस्तान में दफन किया गया था। कहां? पंचपट्टी, याद रखिएगा अच्छा से। इनको कहां दफन किया गया था? तो पंचपट्टी के कब्रिस्तान में मिर्जा रजब अली बेग सरवर को दफनाया गया था, यानी उसको वहां दफन किया गया था। ठीक है, समझ गए? इतना जो मैंने आप तमाम बच्चों को अभी बताया है मिर्जा रजब अली बेग सरवर के बारे में, आपके बुक के अंदर इतनी ही डिटेल्स मिर्जा रजब अली बेग सरवर के बारे में दिए हुए थे जो मैंने आपको बताया। आप तमाम बच्चे इसको अच्छी तरीके से ज़हन नशी करें। ये सब जो चैप्टर बहुत ही अहम चैप्टर है, इस सब चैप्टर से अक्सर आपके इम्तिहान में सवाल आते हैं और सवाल किए जाते हैं। आइए हम चलते हैं अब चैप्टर नंबर आपका जो है 29। देखिए उस चैप्टर के अंदर क्या चीज बताया गया है। चैप्टर नंबर आपका कौन सा है? फसाना अजाइब। फसाना अजाइब है चैप्टर नंबर 29। कौन सा चैप्टर है? फसाना अजाइब आपका चैप्टर नंबर 29 है। एक मिनट, ठीक है। तो फसाना अजाइब चैप्टर नंबर आपका 29 यानी 29वां ये आपका चैप्टर है। देखिए इस चैप्टर के अंदर किस चीज को मिर्जा रजब अली बेग सरवर ने, कौन सी दास्तां को बयान किया है, कौन सी दास्तां को मिर्जा रजब अली बेग सरवर ने बताया है। देखिए यमन मुल्क के अंदर, यमन जो है ये यमन, इसके अंदर एक बादशाह था। क्या है? यमन के अंदर एक बादशाह था और उस बादशाह को लोग, और वो बादशाह जो था वो बादशाह नेक दिल इंसान थे। क्या थे? नेक दिल इंसान वो बादशाह थे, यानी बहुत ही नेक दिल इंसान थे। इस बादशाह के बारे में आपके बुक के अंदर दिया हुआ है कि इस बादशाह से कोई आदमी यानी कोई फरियादी कोई भी सवाल करता, किसी चीज के बारे में मालूम करता, किसी चीज के मुतालिक अगर इससे पूछता या कोई चीज इससे तलब करता, तो ये बादशाह इतना नेक दिल था, वो बादशाह उस शख्स को वो चीज जरूर बेजरूर देता, वो चीज उसको जरूर बेजरूर अदा करता। और जब तक वो चीज उसको नहीं मिल जाती ये चैन और सुकून से नहीं रहते थे। इसी वजह से यमन के लोग इसे खुदा दोस्त भी कहते थे और फरखंदाए वक्त भी कहते थे। क्या क्या कहते थे इनको? इसी वजह से यमन के लोग इन्हें खुदा दोस्त भी कहते थे, फरखंदाए वक्त भी कहते थे। और ये नेक दिल इंसान यानी बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा इंसान, जहन के बिल्कुल साफ सुथरा इंसान थे। आपके बुक के अंदर दिया हुआ है कि इस बादशाह के पास एक मर्तबा एक साहिल, यानी साहिल कहते हैं मांगने वाले को, किसी चीज के तलब करने वाले को। तो ये बादशाह यमन के पास एक मर्तबा एक साहिल आता है और बादशाह यमन से कहता है कि आप जिस शाही तख्त पर बैठे हुए हैं, पूरे यमन के आप बादशाह है, इस यमन की बादशाहत 3 दिन के लिए, कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए, के 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आप हमें यमन का बादशाह बना दीजिए। कितने दिन के लिए?
बस सिर्फ 3 दिन के लिए आप हमें यमन का बादशाह बना दीजिए, फिर 3 दिन के बाद जो ये शाही तख्त है, जो बादशाहत है, आपको दोबारा लौटा दिया जाएगा, आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है। तो यमन के बादशाह के बारे में नेक दिल है, खुदा दोस्त है, फरकंदा वक्त इसको यमन के लोग कहते थे। आकर बादशाह की तारीफ थी, मैंने आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें सुने हैं। आपके पास कोई साइल आता है, कोई फरियादी आता है, कोई चीज भी तलब करता है तो आप उसे वो चीज दे देते हैं, वो चीज उसे अदा कर देते हैं। वो साहिल कहते हैं कि 3 दिन के लिए आप हमें यमन का बादशाह बना दीजिए। देखिए बादशाह इतना सादा, इतना जहन का साफ, इतना शरीफ था, इस बादशाह ने इस साहिल को यमन का 3 दिन के लिए बादशाह बना देता है। 3 दिन ये यमन को संभालने के लिए इस साहिल को देता है। इस साहिल की बात मान लेते हैं और इससे कहता है देखो 3 दिन का वादा है, फिर तुम वादा के खिलाफी नहीं करना। जब 3 दिन हो जाता है, उसके बाद जब यमन का बादशाह इस साहिल के पास आकर इस साहिल से कहता है कि आपने जो वादा किया था कि 3 दिन के बाद आपको फिर से यमन का बादशाह बना देंगे, आपको जो कुर्सी पर हम बैठे उस कुर्सी को वापस कर देंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एक बात को जहन में रखना कि कुर्सी जो है ये हर इंसान, कैसा भी गलीज से गलीज इंसान हो, कैसा भी शख्स हो, हर एक शख्स को यह कुर्सी बहुत प्यारी लगती है। कोई भी शख्स नहीं चाहता कि हम कुर्सी को छोड़ दे या कुर्सी से हम उठ जाए, बाहर खड़े रहे या कुर्सी से उठकर कहीं दूसरी जगह चले जाए। हर एक शख्स को कुर्सी प्यारी मालूम होता है, हर एक शख्स को कुर्सी प्यारा लगता है। फिर साहिल बादशाह से कहता है कि कुर्सी नहीं छोड़ता। फिर बादशाह साहिल के पास आता है कि तुमने वादा किया था कि 3 दिन बाद हम बादशाहत लौटा देंगे, तो 3 दिन तुम्हारा पूरा हो गया, अब बादशाहत की कुर्सी पर से तुम हट जाओ। ये साहिल जो है, फिर साहिल बादशाह से कहता है कि अब कुर्सी हमें हमेशा हमेश के लिए, आप हमेशा हमेश के लिए इस कुर्सी पर, शाही कुर्सी पर बैठा दीजिए, हमेशा हमेश के लिए हमें शाही तख्त पर बैठा दीजिए। बादशाह इस पर भी राजी हो जाता। बादशाह यहां पर बहुत बड़ा बेवकूफी करता है। अपना कुर्सी, अपने मुल्क की बादशाहत किसी को बिल्कुल कतअन नहीं देनी चाहिए, उसकी जरूरियात जो भी है उसको पूरी करनी चाहिए, लेकिन हमेशा हमेश के लिए इस साहिल को उस यमन के सल्तनत पर बैठा देता है। और ये बादशाह को जो है 2 बेटे थे और उनकी एक बीवी। बादशाह को 2 बेटे और एक बीवी थी। बादशाह, यमन के बादशाह इस साहिल को हमेशा के लिए उस तख्त पर बैठाकर फिर वो दोबारा अपने बेटे, दोनों बेटे और अपनी बीबी को लेकर बहुत दूर निकल देते हैं, यानी यमन को छोड़कर चले जाते हैं। जाते जब चलते हैं तो एक ढाबा मिलता है, वहां पर आराम करते हैं, वहां पर खाना खाते हैं। फिर उसके बाद एक सौदागर, यमन के बादशाह थे, इसकी बीवी बहुत ज्यादा हसीनो जमील, बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। वहां तो बादशाह ने बेवकूफी की ही। फिर देखिए यहां पर बादशाह कितने बड़े बेवकूफी का काम करेंगे। ढाबा पर है बादशाह, फिर उसके बाद उसके पास एक सौदागर आता है और सौदागर से कहता है कि शख्स, आप बहुत नेक दिल इंसान लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे, बहुत इंसान मालूम रहे, आप बहुत ही बुजुर्ग इंसान मालूम दे रहे हैं। हमारी बीबी जो है, यानी सौदागर, एक सौदागर आकर सौदागर बादशाह से कहता है कि आप बहुत नेक दिल इंसान लग रहे हैं और हमारी बीबी जो है, हमारी बीबी को दर्द जे हो रहा है। क्या हो रहा है? हमारे बीबी को दर्द जे हो रहा है, यानी हमारे बीबी को विलादत का वक्त करीब है, जिससे बहुत करा रही है। मैंने इधर उधर दाए, मैंने इधर उधर किसी भी इंसान को तलाश किया, कोई भी इंसान हमें नहीं मिला। आप बहुत ही नेक लग रहे हैं, अच्छी इंसान लग रहे हैं, आप अपने बीबी को मेरे साथ जाने दीजिए ताकि हमारे बीबी का जान बच जाए। हमारे बीबी को जो दर्द जे हो रहा है, हमारे बीबी की जो वलादत का वक्त करीब है, ताकि वलादत में आसानी हो जाए और आपकी बीबी उसके लिए कुछ सहारा बन जाए।
बादशाह यहां पर भी बेवकूफी करता है और यमन का बादशाह अपनी बीबी को उस सौदागर के हवाले कर देता है, उस सौदागर को दे देता है। और उस सौदागर जो होता है यमन के बादशाह के बीबी को लेकर बहुत दूर भाग जाता है। यहां पर वो चाल खेल रहा था, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, और वो लेकर बहुत दूर चला जाता है। इतना दूर चला जाता है कि पता ही नहीं कहां गया। बादशाह इंतजार देखता रहता है। इंतजार देखते देखते जब शाम हो जाता है कि उसकी बीवी अब तक नहीं, तो वो खोजने के लिए निकलता है। उसके बाद वो अपने दोनों बेटे के साथ लेकर अपनी बीवी को खोजने के लिए निकलता है। अपनी बीवी की तलाश में वो निकलता है। जब बादशाह अपनी बीवी की तलाश में निकलता है तो रास्ते में एक समंदर आ जाता है, रास्ते में एक कुआं आ जाता है। अब बादशाह क्या करता है, अपने बड़े बेटे को उस कुएं समंदर के किनारे पर रख देता है और छोटे बेटे को अपने कंधा पर रखकर वो नदी को पार होने के लिए जाता है। जैसे ही बादशाह समंदर के उस किनारे पर पहुंचता है तो पीछे से उसके बड़ा बेटा चिल्लाता है, अब्बू अब्बू बचाए कि भेड़िया आई, यानी भेड़िया उसके बड़े बेटे को पकड़ लिया। जैसे ही बादशाह पलटते हैं इधर अपने बड़े बेटे की तरफ, तो छोटा बेटा जो उनके कंधा पर था वो दरिया में गिर जाता है, बह जाता है और बड़े बेटे को भेड़िया लेकर चले जाता है। भेड़िया लेकर बड़े बेटे को भाग जाता है। देखिए बादशाह कितनी बड़े बेवकूफी का काम किया। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी सल्तनत को छोड़ दिया, एक साहिल को हवाले कर दिया। उसके बाद उसके हाथ से उसकी बीबी भी चली गई। फिर उसके बाद उसके दोनों बेटे भी उसके पास से चले गए, दोनों बेटे भी उससे जुदा हो गए। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आपको कहा जाता है कि आप जहां भी रहिए, आपसे कोई भी आपका सामना करे, कोई भी चीज आपके सामने आए, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, अपने दिमाग को लगाइए। क्या ये शख्स जो हमारे पास आए हैं ये सही है या गलत है, वाकई में जो बात कर रहा है ये सही है या नहीं है। इसी वजह से ये अजीबो गरीब किस्सा इस दास्तान को बयान किया गया। इसी वजह से इस अफसाने का जो नाम रखा है फसाना-ए अजाइब, यानी अजीबो गरीब किस्म के दास्तान को मिर्जा रजब अली बेग सरवर ने इस दास्तान के अंदर बयान किया है। तो यही इतना ही आपके बुक के अंदर दिया गया था, जितना मैंने आप तमाम बच्चों को बहुत ही अच्छे अंदाज में बताया है। आप तमाम बच्चों से मैं यही गुजारिश करता हूं कि आप जेटी एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें, ताकि वो भी आसानी के साथ अपनी पढ़ाई को कर सके। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।